Next chapter is electromagnetic induction. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका शॉर्ट फॉर्म है EMI. ठीक है. तो ये जो EMI चैप्टर है इसमें हम इस चीज की बात करेंगे कि जो हमारे घरों में बिजली आती है इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे पैदा हो रही है, राइट. उसको पैदा करने का मैकेनिज्म हम प्रॉपर समझेंगे, है ना. अब ऐसा नहीं है कि इसको चैप्टर को सीख के अब कल आप घर जाओगे और बिजली बनाना शुरू करोगे, ऐसा नहीं होगा. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे में, है ना. बट अगर आप रिसर्च करेंगे तो बना सकते हैं कि बिजली बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. समस्या ये है कि उसको बिजली बनाने के लिए एनर्जी देनी होगी, वो कहां से देंगे. बिजली कैसे बनाई जाती है? एक जनरेटर लाओ, उसमें डीजल डालो, बिजली आ रही. लेकिन जनरेटर में जो डीजल डल रहा है वो पैसे का है, इसलिए वो महंगा है. कौन सा सस्ता है ना. तो बिजली बनाना मुश्किल काम नहीं है, बट उसको बनाने में जो पैसा लग रहा है दैट इज द ओके. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे क्या. तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है. बस फर्क कितना है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो इसके सब्स्टिट्यूट में ई आ जाता है ना. सिंबल जो फ्लक्स है यही होगा दोनों जगह, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, सिंबल यही रहेगा. बस मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पर बी आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई आ जाता है ना. फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. और मैग्नेटिक फ्लक्स की हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें डेफिनेशन है नंबर ऑफ magnetic field lines passing through given area, है ना. number of magnetic field lines passing through given area, यानी कि अगर एक एरिया है ऐसे, इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, बी बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. इसका एरिया ए है और एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो है वो एरिया जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है. ये सबको याद है, पहले बताया है ना. तो जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लो कि मैंने बनाया, ठीक है. अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में समझा था कि जो ये फ्लक्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. जितनी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रांग मतलब उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा इसका उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, है ना. यानी कि अगर आप एंगल बढ़ाओगे, है ना, इस पर तरीके से, जैसे ये हमारे पास एक एरिया है, इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है ना. अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इसमें से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कम हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो आपने इस पर बेंड कर दी तो वो बाहर चले जाएंगे. सिमिलरली जो इधर नीचे से पास होती है यहाँ से और आपने बेंड कर दिया तो वो आउट ऑफ द एरिया चली जाएंगी, है ना. तो इसका मतलब है एंगल बढ़ाने से फ्लक्स घट रहा है, लेकिन हमने तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी लिखी कि जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल टू cos में लिखा है. हां यस, cos थीटा का जो फंक्शन है वो रिड्यूसिंग होता है. 0 से लेकर 90 डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो 0 से लेकर 90 डिग्री में इसकी वैल्यू घट रही है ना. तो इसी वजह से अगर आप एंगल बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में तो फ्लक्स घटेगा और फ्लक्स का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा कि ये cos. हर प्रोपोर्शनैलिटी के लिए कांस्टेंट ये होता है, यहां पर कांस्टेंट 1 है. इस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो रहेगी आपकी टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना. बी मतलब टेस्ला, ये मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है. और इसको वेबर भी बोलते हैं, वेबर, ठीक है. तो
ये होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैराडेज, ठीक है। फैराडे जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, राइट। और उसने क्या किया था, उसका ऐसा मानना था कि मतलब पुराने जमाने में ऐसे साइंटिस्ट मानते थे कि जो अगर कोई प्रोसेस ए से बी हो रहा है ना, सपोज देयर इज सम प्रोसेस गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो वो मानते थे कि ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में भी पक्का होना चाहिए, मतलब अगर इससे ये चीज हो रही है तो इससे ये भी होना चाहिए। ये उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था। इसको थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। तो पहले थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी में बहुत बिलीव करते थे, है ना। हालांकि आजकल के टाइम में एक कॉन्सेप्ट आ गया एंट्रोपी। ये हमें बताता है कि जरूरी नहीं कि कोई प्रोसेस अगर ए से बी हो रहा हो तो वो बी से ए भी होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि एंट्रोपी भी एक फैक्टर होता है। तो अब उनको तो एंट्रोपी का पता था बहुत पुराने टाइम पहले फैराडे ने, तो उसने सोचा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा करता है, ऐसा उसने सोचा। इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, एक दो महीने का अपना खाना पानी राशन पानी लेके बैठ गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपने ये एक रिंग है, कंडक्टिंग रिंग या कंडक्टिंग कॉइल बोल सकते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल। इस रिंग के पास उसने रख दी एक बार में स्टैंड में, और एक महीने का राशन लेके बैठ गया लैब में, देख कि बिजली पैदा हो। तो वो बैठा रहा काफी, एक दो महीने तक बैठा रहा, देखता रहा। अच्छा, पता कैसे लगेगा करंट जिसमें फ्लो हुआ है, क्योंकि करंट दिखता तो है नहीं। तो उसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, साथ में अटैच कर दिया कि अगर जैसे करंट आएगा तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए गैल्वेनोमीटर। बट वही एक महीना दो महीना बीत गए, कुछ नहीं हुआ, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेशन उसने जो बार में के फेंक, ये रियल स्टोरी है, अभी मतलब मैं अपने आप बता रहा हूँ, इट्स अ रियल स्टोरी। इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब इनोवेशन हुआ था कि हम कैसे पैदा करते हैं, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। तो उसने बार में के फेंक दिया उससे, है। तो वो जो बार मैग्नेट जब इसके पास से गुजरी लूप की बात, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ गया। तो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में आया कि बार मैग्नेट फेंकने से बिजली बनती है, तो ऐसे बार मैग्नेट फेंक दिया जाएगा बिजली बनाने के लिए। क्या करें, स्टार्टिंग में तो उनको ये पता लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने और रिसर्च की तो मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि बार मैग्नेट को फेंका जाए, उसके पास अगर हम मोशन करवाएंगे तब भी बिजली पैदा हो सकती है। ये जो लूप है इसके पास में अगर इस बार मैग्नेट का मूवमेंट करवाया जाएगा तो इस लूप में बिजली पैदा, इंड्यूस करंट पैदा, राइट, है ना। तो फैराडे ने दो लॉ दिए थे अपने। फर्स्ट लॉ उसने बोला था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स related to coil, conducting coil will produce induced EMF or induced current. Induced EMF or induced current. ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल भी होता है ना। बैटरी जब सर्किट में कनेक्टेड नहीं होती तो उसके पोटेंशियल को ईएमएफ बोलते हैं, है ना। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब इंड्यूस्ड पोटेंशियल की बात करते हैं, और इंड्यूस्ड करंट का मतलब तो करंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इन दो चीजों पे बात होगी, भाई पोटेंशियल जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर पोटेंशियल जनरेट हो गया मतलब बिजली पैदा हो गई, है। कैसे, अगर मान लो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया दो पॉइंट्स पर ए और बी, यह है पोटेंशियल लोड, अब इसके ऊपर कंडक्टिंग वायर लगा दो, करंट हो जाएगा, तो पैदा हो गया करंट। तो मेन मुद्दा क्या है, ईएमएफ पैदा करना, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना मेन काम है। करंट तो फ्लो कर ही जाएगा, तो जब कंडक्टर ज्वाइन करो तो फ्लो हो जाएगा, राइट, है ना। तो पहला से क्या बोला, फर्स्ट लॉ
change in magnetic flux related to conducting coil will produce EMF और induce करंट। ये पहला लॉ। सेकंड लॉ में उसने बताया कि कितना पैदा होगा। पहले लॉ में दिया था कि पैदा होगा, सेकंड में उसने क्या बताया कितना पैदा होगा। उसने बोला कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो पैदा होगी, it is directly proportional to rate of change of flux of the coil, है ना। एंड हर प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट चाहिए होता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर 1 और सॉरी -1, दिस कांस्टेंट इज -1, राइट। और ये हमने जो लिखा है ये एक लूप के लिए लिखा है ना, यहाँ पर एक लूप। अगर यहाँ पर n टर्म्स हो जाए या फिर n लूप्स हो जाए, है ना, n लूप से n टर्म्स मतलब क्या है, एक ही लूप के साथ में आपने कई सारे जोड़ दिया इसमें, है ना, मतलब चूड़ियां होती हैं, 3-4 चूड़ियां आपने एक साथ रखी। हाँ सॉल्वेंट प्लग भी कह सकते हैं, या फिर जो चूड़ियां 3-4 आपने एक के ऊपर एक रखी ना, वैसे ही इसी को हम नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स बोलते हैं। तो अगर n लूप्स हैं तो यहाँ पर n से आप मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला बन जाएगा -n d∅dt। ये आपका इंड्यूस है क्या, एक ही रखें, हाँ तो भी पैदा होगा, पैदा तो कोई बस उसमें n की जगह 1 है, इंड्यूस ईएमएफ तो पैदा होगा। हाँ दो मैग्नेट रखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से आपको जो इसमें इंड्यूस करंट पैदा करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बस प्रोड्यूस करवा दो इसके पास, चाहे वो जैसे मिलेगा, चाहे बार मैग्नेट हो चाहे सॉलिनॉइड हो, कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी चाहिए। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसकी वजह से उसका फ्लक्स चेंज होना चाहिए, जो कॉइल जिसमें इंड्यूस करंट पैदा होना है उसका फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है, क्लियर। तो नोट डाउन करिए इसको, श्योर क्लियर, ओके। सो ये हो गया फैराडेज लॉ। अब हम ये जो फैराडेज लॉ है इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सपोज एक कॉइल है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो उसका जो फ्लक्स है, ठीक है, वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो फाई जो है वो हमारा 2p³ - 3t² + 2p + 1। दिस फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें बोला गया है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ in coil at t = 2 से। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, E = -d∅dt, है ना, और यहाँ पर जो लूप्स है वो 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ लूप्स है वो 1 है, नंबर ऑफ लूप्स। तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, -d/dt डिफरेंशिएशन ऑफ 2t³ - 3t² 2p + 1। t³ का डिफरेंशिएशन जो है माइनस को बाहर रखेंगे तो इसका डिफरेंस 3t² हो जाएगा, 3 × 6t², ये 3 × 6 इधर 2 बचेगा और यहाँ 6। अब कब पूछा गया, t = 2 सेकंड पर, तो आप टाइम वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया, -24 -40 वोल्ट, क्योंकि ये मतलब पोटेंशियल ग्रोथ। अब ये -14 आया तो हमें ये समझ आएगी कि इंड्यूस को 14 वोल्ट हो रही है, लेकिन माइनस का क्या मतलब है, कौन सी डायरेक्शन, इसके
तो जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है इस माइनस का मतलब या फिर इस नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब इस फॉर्मूले में क्या है, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। पहले जैसे पूछा गया कि भाई क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, तो उसने बोला कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसके अपोजिट होगा। ऐसा उसने बोला कि फॉर्मूले में लिखा माइनस, जो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसके अपोजिट होगा। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा वैसे किसको भी समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए दो साइंटिस्ट ने अलग से रिसर्च और अपने अपने लॉज की, एक है लेंज़ लॉ और एक है फ्लेमिंग्स राइट। दो साइंटिस्ट ने सिर्फ इसकी डायरेक्शन से अपने लॉ दिए कि डायरेक्शन कैसे, मतलब इसकी डायरेक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो समझाने के लिए दो अलग से लॉ हमें पढ़ने पड़े। ठीक है, इसी में ही हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखिए। तो इसी में भी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन की बात तब करेंगे हम लेंज़ लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। उससे हमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पता लगती है किस डायरेक्शन में होगा। एक और एग्जांपल देखिए इसका। सपोज एक लूप है, इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, magnetic field is 10 Tesla, and suddenly loop is rotated 180 degree about an axis passing through diameter. यानी कि डायमीटर से पास करने वाली एक्सिस के और इसको रोटेट कर दिया जाता है 180 डिग्री, है ना। मतलब ऐसे रखा हुआ है, एक रिंग ऐसे रखी हुई है ना, ये मान लो हमारा रूम, इधर देखो ये हमारा रूम, मैंने इसको पलट के तो डायमीटर के अकॉर्डिंग मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। और इसको करने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड था, टाइम 2 सेकंड। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो ईएमएफ है ये हमारा है माइनस, इसमें मान लो नंबर ऑफ लूप्स 10 दिए हुए, नंबर ऑफ लूप्स 10 दिए, ईएमएफ कितना आ जाएगा n * माइनस डेल्टा बाय डेल्टा। ये d5dt या फिर डेल्टा बाय डेल्टा t का मतलब एक ही है, बस फर्क इतना है, ये स्मॉल चेंजेस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मल चेंजेस, ठीक है। तो डेल्टा बाय का मतलब चेंज इन फ्लक्स की बात कर रहा है, मतलब 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, और डेल्टा t का मतलब है कि उस प्रोसेस में कितना टाइम लगा। तो टाइम को हमें दे रखा है, नंबर ऑफ लूप्स भी दे रखे हैं, हम फ्लक्स अगर निकालने हमारा काम चल रहा है फ्लक्स फाइनल, हमने इसको रोटेट कर दिया। तो देखिए इनिशियली जो इसका एरिया वेक्टर है वो मान लेते हैं इधर, मैग्नीट्यूड इधर है, तो इनिशियली थीटा कितना हो जाएगा 0। अब आपने इसको पलट दिया तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो आ जाएगा इधर और मैग्नीट्यूड है, तो सेकंड केस में फाइनली थीटा कितना आएगा 180, है ना। तो फ्लक्स फाइनल हो जाएगा आपका BA cos 180 प्लस इनिशियल हो जाएगा BA cos 0, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वो भी दे रखी है, एरिया जो है वो पाई r स्क्वायर करके निकाल लोगे, है ना। वैल्यूज पुट कर दो इसमें सारी और सॉल्व करके मुझे बताइए ईएमएफ